हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापत एजुकेशन। दिस इज कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑपरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बीकॉम के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि आपको ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ के जाना है और आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप अदर क्वेश्चंस को भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं देने जा रहा हूँ इनके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द 5 प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट था, जो 1934 का एक्ट था, उसमें कोई 5 प्रोविजन आपको बताने हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आपको कोई 5 प्रोविजन डिस्कस करने हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लैंड एरिया है वो क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके लिए काम करेगा। वो एक्ट जो है आपको 1934 के, उसमें से किन्हीं 5 को लिखना है, ध्यान रखना है, किन्हीं 5 को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगला अगर हम देखें तो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनेटरी पॉलिसी, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। इसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप अगर चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताना है और उसके ऑब्जेक्टिव। आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो हर कंट्री में एक जैसा नहीं है, कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, कहीं कहीं देखने को, जैसे आज के टाइम पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी तरीके से स्टेबलाइज करे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि स्टेबलाइज करने के साथ साथ हमें अपने अचीवमेंट्स को भी ध्यान रखना है कि जो हमारा टारगेट है वो कैसे अचीव होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। उन 3 ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए, या 4 ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, किसी बुक में 3 है किसी में 4 है। उन 3 और 4 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला है, व्हाट इज सरफेसी एक्ट 2002। ठीक है, आपको सिंपली ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एनपीए को रिकवरी करने का जो हमारा मेथड है उससे रिलेटेड एक्ट्स ये बनाया गया था। तो सरफेसी एक्ट में आपको 2002 के बारे में ये पढ़ के जाना है कि किस तरीके से गैर निष्पादित संपत्तियां यानी कि एनपीए को वसूल किया जा सकता है। बैंक किस तरीके से जो एनपीए उनके जनरेट होते हैं उसको कैसे वो वसूल करते हैं, इससे रिलेटेड इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अगला है, व्हाट इज मीन बाय लेंडिंग बाय बैंक, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ गुड लेंडिंग। इस पर भी मेरी एक वीडियो बन चुकी है, आप जा करके देख सकते हैं कि अच्छी लेंडिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, बैंकों को किन बातों को ध्यान में रखते हुए लेंडिंग करनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अगला, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट विच कैन बी ओपन इन अ बैंक। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में सबके पास एक बैंक अकाउंट होगा, आई होप कि सबके पास एक बैंक अकाउंट होगा। आप लोग जो भी बैंक अकाउंट अपना ओपन कर रखे हो उसका प्रोसीजर क्या है, कितने टाइप के बैंक के पास अकाउंट होते हैं, किन किन अकाउंटों को हम खोल सकते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, रिकरिंग अकाउंट हो गया। तो इन 4 अकाउंटों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से अकाउंटों में कितनी लिमिट है, कितने पैसे निकाल सकते हैं, कितनी जमा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगला है आपका, गिव द काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग, या यूँ कहें पराक्रम लिखित अधिनियम 1981 के अनुसार पराक्रम लिखित के प्रकार बताइए। आपको पता होगा बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, प्रॉमिसरी नोट पढ़ा होगा आपने, हुंडी आपने पढ़ी होगी, ये सारी चीज़ें इसी के प्रकार हैं। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बताना है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, हुंडी क्या होती है, ऐसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताने हैं जो बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं ट्रेडिंग के पर्पज से। ठीक है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है, चेक क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत 1981 में रजिस्टर्ड है, इनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कौन कौन से रूल रेगुलेशन है, क्या होता है क्या नहीं होता है, हर चीज़ के बारे में आपको इसमें पता होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ई बैंकिंग, डिस्कस सर्विसेज गिवन बाय इट। आप सबको पता है हम आज के टाइम पर अपना क्या यूज़ करते हैं, आपके पास गूगल पे है। ठीक है, आपके पास क्या है, गूगल पे है, आप फ़ोन पे यूज़ करते हो। ठीक है, फ़ोन पे यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें क्या है, ई बैंकिंग सर्विस हैं। तो ई बैंकिंग सर्विसेज कौन कौन सी हैं और ई बैंकिंग है क्या, ये कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट 4 से 5 बैंकिंग सर्विसेज आप याद कर लीजिए और उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है, व्हाट प्रिकॉशन शुड अ बैंकर टेक व्हाइल ग्रांटिंग अ लोन। होगा, ये अ लोन नहीं है, अ लोन। ठीक है, अगेंस्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी।
आप लोगों को प्रतिभूति के बारे में मैंने पढ़ाया है। प्रतिभूति के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से ये उठ रहा है कि एक बैंकर को कैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। मतलब कौन सी ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटी हैं जिनके अगेंस्ट हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक मार्केटेबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम लोन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ के चांसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं, जिससे उसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बैंकर को जब भी मार्केटेबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन देना होता है तो कौन सी ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं जिनके अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बेसल नॉर्म्स। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बेसल नॉर्म्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करिए। बेसल फर्स्ट और बेसल सेकंड, एक्चुअल में बेसल क्या है, ये एक संस्था का नाम है। आपको पता होगा जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, और ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, हर एक कंट्री दूसरे से कर रहा होता है। तो बेसल नॉर्म्स निकाले गए थे जिनमें कुछ रूल रेगुलेशन दे रखे हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करेगी और पेमेंट कैसे करेगी। तो जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड बेसल नॉर्म्स हैं। आपको बेसल फर्स्ट के जो नॉर्म्स आए थे और सेकंड के जो आए थे, और थर्ड भी है, अगर आपके पास टाइम मिले तो थर्ड भी पढ़ लीजिए, अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड के बीच आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बेसल नॉर्म्स आए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड इन फील्ड। भारतीय पूंजी बाजार की विशेषता के बारे में आपको बताना है कि इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है। हम बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जब मार्केट से कैपिटल उठाते हैं, ठीक है, तो कौन से मार्केट से उठाते हैं, वो इंडियन कैपिटल मार्केट है। तो इंडियन कैपिटल मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस आपने 12th में पढ़ा है। आपको यहाँ पर मनी मार्केट नहीं पढ़ना है बल्कि कैपिटल मार्केट की विशेषता बतानी है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में उनको याद रहता है मनी मार्केट, एक्चुअल में उनको याद कुछ नहीं रहता है, वो क्या करते हैं लिख देते हैं, ठीक है। तो बाद में पता चलता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक मनी मार्केट की थी। आपको कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ के जाना है और इस क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रवृत्ति यानी ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करना है कि कोई नया बैंक आया या कोई नई इंप्रूवमेंट हुई है तो कैसे हुई है। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स से आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स से आप अवेयर रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन में से किन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है। आप ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तौर पे तैयार करके जाइए, इनमें से 5 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम मैनेजमेंट सही है, तो इन क्वेश्चंस को देखते हुए, इन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए अदर क्वेश्चंस को भी अगर आपके पास टाइम मिले तो उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।